दी थिंग। इस मूवी में ये दिखाया जाता है कि कैसे एक इंसान को क्रीचर इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से उसके साथ रहने वाले तमाम इंसान इन्फेक्टेड होकर मर जाते हैं। अगर आपने ये मूवी पहले कभी नहीं देखी तो आज इसको जरूर देखें। इस मूवी का आगाज 1982 में एंटार्क्टिका के विंटर सीजन से होता है। यहाँ पर 3 साइंटिस्ट अपनी स्नो कैब में किसी सिग्नल का पीछा कर रहे थे। एक लोकेशन पर जाने के बाद इनके सिग्नल का ट्रांसमिशन बहुत ही तेज हो जाता है और यहाँ से बर्फ फट जाती है, जिसकी वजह से इनकी स्नो कैब इस फटी हुई जगह में चली जाती है। ये लोग बहुत मुश्किल से बचते हैं। इन्हें सामने एक स्पेसशिप नजर आता है, जिसे देखते ही ये लोग डर जाते हैं। ये लोग हेल्प के लिए आवाज देना शुरू करते हैं। ये तीनों साइंटिस्ट एंटार्क्टिका में नॉर्वे के रिसर्च सेंटर से बिलोंग करते हैं। ये सेंटर रशिया और नॉर्वे के बॉर्डर पर होता है, इसीलिए इस सेंटर में दोनों कंट्रीज के लोग होते हैं। रिसर्च सेंटर के सीनियर डॉक्टर सेंडर को इस सूरत हाल से आगाह किया जाता है। इस शिप के इर्द गिर्द इन्हें जो चीजें मिलती हैं, उस पर रिसर्च करने के लिए इन्हें एक पेलियोंटोलॉजिस्ट की जरूरत होती है और ये लोग कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्चर को अप्रोच करते हैं, जिसका नाम कैट होता है। अब नेक्स्ट डे ये सब लोग मिलकर उसी सेंटर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर सेंडर, कैट और एडम बगैर वक्त जाया किए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन लोगों को स्पेसशिप नजर आया था। यहाँ पर इनकी मुलाकात स्टेशन के चीफ एडवर्ड और इनकी टीममेट जूलियट से होती है। अब काफी अंदर जाने के बाद इनको एक बहुत बड़ा एलियन स्पेसशिप नजर आता है। इसको देखने के बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद ये लोग डॉक्टर सेंडर को कुछ फासले पर बर्फ के नीचे एक बहुत बड़ा क्रीचर दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। अगर इसके ऊपर बर्फ ना होती तो ये सबको मार देता। अब शाम को ये लोग डिसाइड करते हैं कि उस क्रीचर को बर्फ के साथ ही बाहर लाना होगा, ताकि हम इस पर रिसर्च कर सकें कि ये क्रीचर कब जमीन पर आया था, और इस रिसर्च को हमें दुनिया के सामने लाना होगा। अब नेक्स्ट डे ये लोग उस क्रीचर को बर्फ के साथ रिसर्च सेंटर ले आते हैं और इसे एक लकड़ी से बने हुए कमरे में रख देते हैं। इस क्रीचर को देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये एक एलियन है और जमीन से बिलोंग नहीं करता। अब डॉक्टर सेंडर को इस क्रीचर की बॉडी का एक टिश्यू स्टडी करने के लिए चाहिए होता है, लेकिन कैट ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि पहले स्टेरिलाइजेशन करके ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या यह क्रीचर हमारे एनवायरनमेंट पर कोई असर छोड़ेगा या फिर इस क्रीचर से इंसानों को कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगा। और कहती है कि इसकी टेस्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये सेफ होगा तो ही इसके टिश्यूज की स्टडी करेंगे। लेकिन डॉक्टर सेंडर उसे डांट देते हैं और कहते हैं कि ये मेरा रिसर्च सेंटर है, मैं इसमें जो कुछ मर्जी करूं। ना चाहते हुए भी अब केट को चुप करना पड़ता है। शाम को ये लोग इलेक्ट्रिक ड्रिल से क्रीचर की बॉडी का एक छोटा सा पीस निकालते हैं, लेकिन इस बर्फ पर किसी का ध्यान नहीं जाता, जो कि अब पिघलना शुरू हो गई थी और क्रीचर हरकत करना शुरू कर देता है। सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। रात को जेम्स उस क्रीचर के रूम में जाता है तो वो देखता है कि बर्फ पिघल रही है। ये बात वो सबको बताने के लिए जाता है, लेकिन इतने में वो क्रीचर वहाँ से भाग जाता है। सब लोग रिसर्च सेंटर से बाहर निकलकर उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब हेनरी और इसके फ्रेंड्स को एक कबर्ड के नीचे बहुत ही अजीब किस्म का क्रीचर दिखाई देता है। हेनरी अपने फ्रेंड को कहता है कि इसे गोली मार दो, लेकिन इतने में वो क्रीचर हेनरी की बॉडी में अपना हाथ डालता है और उसे मार देता है। और हेनरी का फ्रेंड ओला सबको यहाँ पर बुलाता है और उस क्रीचर को फायर गन से मार देते हैं। इस हादसे की वजह से सब लोग दुखी और परेशान हो जाते हैं। अब डॉक्टर सेंडर उस जले हुए क्रीचर की ऑटोप्सी करते हैं। ऑटोप्सी करते हुए वो देखते हैं कि हेनरी की बॉडी पर न्यू स्किन डेवलप हुई है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अब कैट को इस क्रीचर की बॉडी में से एक रॉड मिलता है और वो सबसे पूछती है कि ये रॉड किसका है। वो लोग बताते हैं कि हेनरी का हाथ फ्रैक्चर हुआ था, जिसकी वजह से ये रॉड उसके हाथ को स्टेबल करने के लिए लगाया गया था। कैट काफी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि जो रॉड हेनरी के हाथ में था वो रॉड क्रीचर की बॉडी में कैसे गया है। अब कैट और एडम क्रीचर की बॉडी के कुछ सेल्स पर स्टडी करना शुरू करते हैं और उन्हें पता चलता है कि क्रीचर के मरने के बाद उसके सेल्स अभी भी जिंदा हैं और वो हेनरी के सेल्स को मल्टीप्लाई करके खुद को रेप्लिकेट कर रहे हैं, यानी कि वो क्रीचर हेनरी के रूप में दोबारा जिंदा हो सकता है। अब यहाँ पर
ओला की हालत खराब होना शुरू हो जाती है। सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि ओला को रिसर्च सेंटर के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाए। ये सब लोग उसे हेलीकॉप्टर में लेकर जाते हैं। कैट काफी थक गई थी, जिसकी वजह से वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है और इसे यहाँ पर टूटे हुए मेटल के दांत मिलते हैं। कैट दौड़ती हुई बाहर जाती है और कैटर को हेलीकॉप्टर लैंड करने का कहती है, लेकिन इतने में ग्रीक का चेहरा दरमियान में से फट जाता है। अचानक इसकी बॉडी में से एक क्रीचर निकलता है और वो ओला पर हमला करना शुरू कर देता है। अब हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से क्रैश हो जाता है। ये सब देखकर कैट बहुत ही परेशान हो जाती है और वापस वॉशरूम में जाती है, लेकिन अब वॉशरूम की किसी ने क्लीनिंग कर दी थी, जिसे देखकर वो अपनी टीम को सारी हकीकत बताती है। सब लोग यहाँ से भागने का सोच रहे होते हैं, लेकिन कैट उनको मना कर देती है और कहती है अगर हम में से कोई इन्फेक्टेड हुआ तो बाहर जाने से और भी लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अब जूलियट केट को कहती है कि मुझे लगता है लेरी ही इन्फेक्टेड है। ये बात करते हुए जूलियट की बॉडी भी एक क्रीचर में तब्दील हो जाती है और ये क्रीचर दूसरे क्रीचर से बिल्कुल डिफरेंट था। अब केट यहाँ से बचकर भागने लगती है तो कॉल उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। इतने में वो क्रीचर आकर कॉल को मार देता है। अब लॉर्ड बाहर आता है और उस क्रीचर को फायर गन से मार देता है। ये क्रीचर सेल्फ अवेयर होता है और खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है। जब केट ये कहती है कि हम में से कोई न कोई इन्फेक्टेड है, तब जूलियट के अंदर जो क्रीचर होता है उसे पता चल जाता है कि ये क्या कहने की कोशिश कर रही है और वो सबसे पहले कैट को खत्म करना चाहता है। अब कैट सबका ब्लड टेस्ट करने को कहती है। डॉक्टर सैंडर और एडम सबके ब्लड टेस्ट करने लगते हैं। अब यहाँ पर जब केट लॉर्ड्स के साथ बाहर गई थी, तब लॉर्ड्स उसे एक रूम में लेकर जाता है और इसे बारूद का डिब्बा दिखाता है। ये डिब्बा वो इसलिए दिखाता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो हमें इस सेंटर को उड़ाना होगा ताकि वो वायरस बाहर की दुनिया में ना फैल सके। कैटर और जेमसन भी अब यहाँ पर आ जाते हैं। ये दोनों भी उसी प्लेन में थे जो कि क्रैश हो गया था। इन्हें देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि इन दोनों को अलग रूम में रखा जाएगा। ये इन दोनों को रिसर्च सेंटर के बाहर जो कमरा होता है उसमें लॉक कर देते हैं। जब ये वापस आते हैं तो देखते हैं कि रिसर्च सेंटर की उस जगह पर आग लगी हुई है जहां इन्होंने ब्लड टेस्टिंग करनी थी। ये आग वही लगाता है जो इन्फेक्टेड होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके ब्लड की टेस्टिंग हो। अब ये लोग आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं और कैट इन सबको झगड़ने से रोकती है। अब कैट ये जानने के लिए कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं, एक और तरीका निकालती है। जिनके दांतों में मेटल की फीलिंग होगी वो लोग इन्फेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि उस क्रीचर के सेल नॉन ऑर्गेनिक चीज को कंज्यूम नहीं कर सकते। डॉक्टर सैंडर, एडवर्ड और एडम के दांतों में कोई भी मेटल फीलिंग नहीं थी। इनके इन्फेक्टेड होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को अलग कमरे में रखा जाता है। अब कैट जेमसन और कैटर को भी इसी कमरे में लाने का कहती है ताकि वो उनकी भी डेंटल फीलिंग चेक कर सके। जब ये बाहर जाते हैं तो इनको पता चलता है कि वो लोग तो ऑलरेडी यहाँ से भाग चुके हैं। जब लॉर्ड उस कमरे में जाता है तो अचानक उसे कोई अंदर खींच लेता है। उसका फ्रेंड ये देखकर काफी डर जाता है और वो कैट को आकर इस सिचुएशन के बारे में बताता है कि इतने में यहाँ पर कैटर और जेमसन सेंटर के पिछले डोर से आ जाते हैं। सैंडर इन्हें अपनी फायर गन से रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन जेमसन उसे गोली मार देता है और वो मर जाता है। फायर गन की वजह से सैंडर का सिलेंडर फट जाता है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में एडवर्ड बेहोश हो जाता है। अब एडवर्ड को उसके फ्रेंड एक रूम में लेकर जाते हैं। अचानक से एडवर्ड का हाथ अलग हो जाता है और इसके फ्रेंड को इन्फेक्टेड कर देता है। एडवर्ड का क्रीचर काफी अजीबोगरीब था और वो जेम्स को मार देता है। जब एडम भागने की कोशिश करता है तो ये क्रीचर उसकी बॉडी को जकड़ लेता है और इन दोनों की बॉडी आपस में अटैच हो जाती है। इस क्रीचर के सेल इतने फास्ट होते हैं कि कुछ ही सेकंड्स में वो सेल खुद को रेप्लिकेट करके एक अलग ही शेप दे देते हैं। अब यहाँ पर कैट फायर गन के साथ उसको जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रीचर वहाँ से भाग जाता है। ये सब कुछ डॉक्टर सैंडर की वजह से हो रहा था। जब उस क्रीचर को डॉक्टर सैंडर का पता चलता है तो वो उसे भी इन्फेक्टेड कर देता है। अब यहाँ पर सिर्फ कार्टर और केट बचते हैं। ये दोनों इस क्रीचर को ढूंढते हुए सैंडर के रूम में जाते हैं। इस रूम में क्रीचर सैंडर पर हमला करने आता है और कैट उसे फायर गन से जला देती है। अब यहाँ पर डॉक्टर सैंडर स्नो कैब लेकर
उसी जगह पर जाते हैं जहाँ इन्हें एलियन का स्पेसशिप मिला था। अब यहाँ पर कैट और कैटर भी पहुँच जाते हैं और डॉक्टर सैंडर का क्रीचर इस पर हमला करने आता है, लेकिन कैट वहाँ से भागकर छुप जाती है। अब कैट शिप को उड़ाने के लिए ग्रे नाइट लेने जाती है और वो क्रीचर कैट पर हमला कर देता है। कैट उस ग्रे नाइट को क्रीचर के मुंह में डालती है। अब यहाँ पर कैटर भी आ जाता है और कैट को यहाँ से लेकर भाग जाता है। इनके भागने के बाद शिप में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें क्रीचर तो मारा जाता है, लेकिन इसके साथ ही शिप भी खराब हो जाता है। अब कैटर स्नो कैप चलाने लगता है और कैट को कहता है कि तुम अपनी फायर गन बैग पे रख दो। कैट उसे कहती है कि जब तुम आइसोलेटेड रूम से आए थे तब मुझे पता था कि तुम इन्फेक्टेड नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे कान में मेटल की इयररिंग थी, लेकिन तुमने अब क्यों नहीं पहनी। वो कहता है कि मैंने इयररिंग दूसरे कान में पहनी है, लेकिन कैट इसकी बात नहीं मानती और उसे जला देती है। जैसे ही वो जलाती है तो एलियन क्रिएचर की चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। अब हमें पता चलता है कि कैटर भी इन्फेक्टेड था। कैटर को एडवर्ड के क्रिएचर ने इन्फेक्टेड किया था। अब कैट स्नो कैब में बैठकर पास ही के रशियन रिसर्च सेंटर में जाती है और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन हम एक सीन में देखते हैं कि इनके रिसर्च सेंटर में एक हेलीकॉप्टर उतरता है। इस हेलीकॉप्टर को कॉलिंस बुलाते हैं। कॉलिंस की लाश कमांड सेंटर में पड़ी होती है। ये अपना गला खुद ही काट लेता है ताकि क्रीचर इस पर हमला न करे। पायलट बाहर निकलकर चिल्लाना शुरू कर देता है ये जानने के लिए कि इस सेंटर में कोई है या नहीं। इतने में लॉर्ज गन लेकर बाहर आता है। ये देखकर हमें पता चलता है कि लॉर्ज अभी भी जिंदा है। बाहर निकलते ही वो पायलट की डेंटल फिलिंग चेक करता है। इसके बाद लॉर्ज का डॉग इस रिसर्च सेंटर से बाहर निकलकर भागना शुरू कर देता है और ये डॉग भी इन्फेक्टेड होता है। अब लॉर्ज हेलीकॉप्टर में बैठकर उस डॉग को मारने की कोशिश करता है। डॉग मरता है या नहीं ये जानने के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। पार्ट 2 बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि वो ओरिजिनल पार्ट है जो कि 1982 में बनाया गया था। तो आज की ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी मजीद मूवीज को देखने के लिए हमारे इस चैनल हॉलीवुड उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो किसी और इंटरेस्टिंग मूवी की शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।